फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय तरंगों के न्यूमेरिकल्स क्योंकि हम लगा चुके हैं लास्ट क्लास तक में, उसके आगे जब चलेंगे तो वैसे तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा प्रकाश का परावर्तन, पर 2021 और 22 के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके सिलेबस में नहीं है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन नहीं है पर प्रकाश का अपवर्तन है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है और उसके एप्लीकेशंस भी हैं, मतलब उसका जो अनुप्रयोग है वो भी आपके सिलेबस में है। तो फिजिक्स में आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग जब रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे तो उनमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन सिलेबस में नहीं है 21-22 में। रिफ्लेक्शन यानी कि दर्पण वगैरह से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है। बाकी अपवर्तन जहां भी होगा उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। तो आज हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे आप शॉर्टकट में TIR भी कहते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले, क्योंकि जैसे कि हर बार हम लोग करते हैं, जब भी कोई नया लेसन न्यूमेरिकल के लिए तैयार करते हैं हम, तो उस पर आधारित जो हमारे फॉर्मूले रहते हैं एक नज़र उन पर जल्दी से हम लोग करेंगे अपना रुख थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो तैयार हैं आप लोग? ठीक है। तो अपवर्तन में सबसे पहले अपवर्तन में एक दो बातें तो जैसे कि वो याद ही होंगी आपको कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या यूं समझ लें कि अगर प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अगर वो अभिलंब की ओर झुक जाती है तो समझ लीजिए कि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और अगर अभिलंब से दूर हट जाती है तो समझ जाए कि वो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, तो ये तो एक चीज़ हो गई। उसके बाद अपवर्तन के जब आपने नियम पढ़े, हमें क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने हैं तो न्यूमेरिकल्स में हमें फॉर्मूलों की ज़रूरत रहती है, तो हम फॉर्मूलों पर जिक्र करना चाहते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको मिला होगा रिफ्रैक्शन में, वो आपको मिलेगा कि जब आप अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं तो अपवर्तन के नियमों में एक स्नेल्स लॉ पढ़ने को मिलता है आपको। हाँ, और उससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी एक बात हम आपको बता देते हैं। अपवर्तनांक, उसको लिखने का तरीका क्या है आपका और उसका मतलब क्या होता है। अपवर्तनांक को आप जानते हो कि अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है अपवर्तनांक को इंग्लिश में। ठीक है? अच्छा, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नॉर्मली हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। कुछ राइटर लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका लिखने का क्या हुआ करेगा? लिखने का तरीका ये होगा कि जब हम ऐसे लिखेंगे 1 2 म्यू 1 2, तो इसका मतलब क्या होगा? याद है आपको? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक? क्या मतलब है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष, हाँ, म्यू के जस्ट बाद जो लगा रहेगा अपवर्तनांक उसी का रहेगा, और उसके बाद में जो होगा उसके सापेक्ष होगा। तो इसका मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्योंकि ये सिंबल आपको समझना बहुत जरूरी है। माध्यम का अपवर्तनांक,
क्योंकि जगह जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुखातिब होना पड़ेगा और उस वक्त ये सिंबल आपको याद आना चाहिए। तो अब ये मुझे बता दीजिए, अगर हमने ए को एयर लिया है, वाटर को W लिया है और ग्लास यानी कि कांच को G लिया हुआ है, तो फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूं म्यू जी ए, इसका क्या मतलब है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका? कांच का, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सॉरी, ठीक, ये आई होप कि सिंबल समझ में आ गया कि कैसे बनाना है आपको। ठीक, अब इसी में एक चीज और आ जाती है, जैसे अगर कभी μ12 की वैल्यू निकालनी है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं μ1/μ2। जो पहले आएगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में होगा वो नीचे आएगा। अब μ12 इसको तो बोलते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो फिर μ1 क्या है? इसमें तो दो माध्यम बताए जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष है और अपवर्तनांक है पहले माध्यम का। इसमें तो एक ही बताया गया है। इसका क्या मतलब होता है? आप याद करिए, जब एक ही माध्यम बताया जाए तो उस समय दूसरा माध्यम निर्वात हुआ करता है, तो ये निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। सॉरी, ये निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। याद रहेगा, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आप जानते हैं हम μ1 को क्या बोल सकते हैं? ये पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये है अपॉन, इसको क्या बोलेंगे? निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो इसको कहेंगे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है भाई। सॉरी। अच्छा, इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। अपवर्तनांक से ही रिलेटेड अगर हम देखें, मान लिया कि ये मीडियम 1 है और यहाँ पर ये मीडियम 2 है। ये एक इंटरफेस है जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करता है। ये इस इंटरफेस पर मैंने नॉर्मल बनाया है। यहाँ से एक प्रकाश किरण आती है और अपवर्तित होकर ऐसे चली जाती है। यहाँ पर प्रकाश किरण का वेग है v1 और यहाँ पर प्रकाश किरण का वेग है v2। तो उस वक्त पहले माध्यम से आई है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आएगी अपवर्तनांक उसके सापेक्ष होगा, और जिस माध्यम में जाएगी उसका अपवर्तनांक रहेगा। तो यहाँ अपवर्तनांक किसका होगा? पहले माध्यम का कि दूसरे माध्यम का? दूसरे माध्यम का। क्यों? क्योंकि दूसरे माध्यम में किरण जा रही है। और सापेक्ष किसके होगा? पहले माध्यम के। क्यों? क्योंकि पहले माध्यम से किरण आ रही है। इसलिए इसका अपवर्तनांक अगर लिखा जाएगा तो μ21 लिखेंगे हम। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और अगर वेग v1 और v2 है तो उसकी वैल्यू निकाली जाती है v1/v2। कुछ बात समझ आ रही है आपको? μ21 इज इक्वल टू v1/v2। और μ21 को इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? जो पहले आ रहा है वो ऊपर आएगा। इसका मतलब अगर इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में हमें लिखना पड़ जाए तो ये लिखा जाएगा μ2/μ1।
आप बताएं याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये आपको, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको इन्हें याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो μ21 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। चाल किस माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर लेनी है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे लेनी है। तो आंसर है कि जहां से प्रकाश किरण आ रही होगी उसकी चाल ऊपर लेनी है और जहां प्रवेश करेगी उसकी चाल नीचे लेनी है। आपको क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर में, हर में लेनी है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अपवर्तनांक का वेग से क्या संबंध है। बाई चांस अगर पहला माध्यम निर्वात है, निर्वात अथवा वायु है, और दूसरा माध्यम कोई भी है जहां पर प्रकाश की चाल v है, ठीक। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं कि माना पहला माध्यम निर्वात, माना पहला माध्यम निर्वात है तथा दूसरा, माना पहला माध्यम निर्वात है तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n तथा इसमें प्रकाश की चाल, इसमें प्रकाश की चाल v है। तब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कंडीशन क्या ली गई है। पहला माध्यम कौन है, निर्वात, और दूसरा जो भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक n है, और उस माध्यम में जब लाइट चलता है तो उसकी चाल कितनी है, v। तो सूत्र क्या बनेगा, अब बताइए। प्रकाश आ कहां से रहा है, निर्वात से आ रहा है, देख रहे हैं आप, और जा कहां रहा है, एक ऐसे माध्यम में जा रहा है जिसका अपवर्तनांक n है और प्रकाश की चाल उसमें v है। तो निर्वात से आकर n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है, ठीक है। तो अपवर्तनांक कैसे लिखा जाएगा, μ2 केवल लिखेंगे बस हम तो। क्यों, क्योंकि पहला वाला माध्यम यहां पर कौन है, निर्वात, और जब निर्वात से किरण आती है तो उसको हम दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और उसको केवल 2 लिखते हैं। फिर पीछे सापेक्ष किसके हैं हम नहीं बताते फिर उसको। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रकाश की चाल कहां पर पहले लेनी पड़ेगी, ऊपर। माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर लेनी है या निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लेनी है, माध्यम में, निर्वात में। आप ये देखिए कि प्रकाश किरण आ कहां से रही है, निर्वात से, और जा कहां रही है, माध्यम में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लेनी, और आप याद करो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिखा जाएगा, v से। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है माध्यम का अपवर्तनांक, और माध्यम का अपवर्तनांक कितना बताए गए, n। तो n इज इक्वल टू c अपॉन v। ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। n इज इक्वल टू किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, हम इसे अगर शब्दों में लिखेंगे तो लिखेंगे माध्यम में या माध्यम का अपवर्तनांक बराबर माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे अपॉन में क्या आएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है भाई। इसी से
हम चाहें तो थोड़ा सा और आपको बता सकते हैं वेवलेंथ के पदों में। एक चीज आप और याद रख लीजिए, प्रकाश में जब अपवर्तन की क्रिया होती है, अपवर्तन जहां भी होता है, रिफ्रैक्शन, उसमें वेव के बहुत सारी क्वालिटी हैं। वेव में वेव जो प्रकाश है, लाइट है, उस पे उसकी चाल भी है, उसकी तीव्रता है, उसकी आवृत्ति है, उसकी तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि लाइट को तो हमने वेव फॉर्म में भी माना है ना। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात लाइट का अपवर्तन होता है, अपवर्तन की क्रिया में लाइट का सब कुछ बदल जाता है। केवल और केवल अगर नहीं बदलता है तो वो है प्रकाश की आवृत्ति। इसको आप सभी को याद रखना है भाई, समझ रहे हैं? फिर से, अपवर्तन की क्रिया में मैंने बताया कि प्रकाश में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। प्रकाश की चाल हो सकती है, उसकी तीव्रता भी होगी, उस पे अपवर्तनांक भी, उसमें अपवर्तनांक नहीं सॉरी आवृत्ति होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। लेकिन जब लाइट प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, यानी कि उसका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन की घटना में लाइट के इतने सारे गुणों में से कुछ सब बदल जाता है, सिवाय आवृत्ति को छोड़कर। तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। अगर एक लाइट की वेव आई है और वो वायु से ग्लास में प्रवेश कर गई, वायु से कांच में प्रवेश कर गई, वायु से जल में प्रवेश कर गई, तो उसकी तीव्रता बदल जाएगी, उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये याद रखना है। तो जितनी आवृत्ति प्रकाश की वायु में थी, उतनी आवृत्ति ही दूसरे माध्यम में चले जाने के बाद भी रहेगी। तो ये एक चीज बहुत याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी उसकी, ध्यान रहेगा आपको। तो जैसे ये एक फॉर्मूला देखा, μ21 = v1/v2। यहां से वेग का सूत्र क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v बराबर n लैम्डा होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, μ21 = v1/v2। v1 यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, चाल बराबर n इंटू λ1। समझ में आया? n हमने क्या मान लिया? मान लिया कि पहले माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति कितनी है? n। ठीक। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने जाएंगे तो चाल का सूत्र क्या लगाएंगे? n इंटू λ। अब दूसरे माध्यम में है तो दूसरे माध्यम में आवृत्ति भी लिखो और दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य भी लिखो। फिर तो दूसरे माध्यम में आवृत्ति कितनी? n। अब आप सोचोगे पहले माध्यम में आवृत्ति n थी, दूसरे माध्यम में भी आवृत्ति n है, तो वही तो हम आपको बता रहे हैं कि आवृत्ति नहीं बदलती है, वो जितना पहले माध्यम में रहेगी उतना दूसरे माध्यम में रहेगी। तरंग दैर्ध्य कितनी? λ2। n से n कैंसिल। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की इस फॉर्मूले पे एक और फॉर्मूला हमको मिलता है तरंग दैर्ध्य के पदों में, और इसी को हम चाहें दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख सकते हैं। नहीं समझ में आई आपको? तो ये भी एक चीज याद रखिएगा कि अगर μ21 निकाल रहे हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप निकाल रहे हैं, तो पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो चाल से रिलेशन इसका रहेगा वही वेवलेंथ से रिलेशन रहेगा। केवल उल्टा रिलेशन किसका होता है? अपवर्तनांक का। इसमें μ2 ऊपर आएगा, μ1 नीचे रहेगा। ठीक है ना? ये छोटी मोटी चीजें हैं ना, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। ये तो हमने अभी तक पूरा देखा अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के बारे में सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ आपने बड़े अच्छे से सीखा हुआ है और सभी को याद भी होगा स्नेल्स लॉ कि अगर ये दो माध्यमों का इंटरफेस है, सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, दिस इज नॉर्मल एट द इंटरफेस एट एनी पॉइंट। यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे आती है और वो ऐसे चली जाती है। सपोज मीडियम 1 इज रेयरर मीडियम एंड मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम कंपेयर विथ द मीडियम 1।
तो रेयर से डेंसर में आएगी, अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुकती है, ये हमने देखा। ये वाले कोण का नाम क्या रखते हैं? आपतन कोण। ये वाले कोण का नाम क्या रखते हैं? हाँ जी बोलिए। अपवर्तन कोण, उसको आर से लिखते हैं। स्नेल्स लॉ में हमने देखा पहले माध्यम से किरण आ रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और यहां क्या लिखा जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऊपर किसको लेना है? आंसर है जिधर से प्रकाश किरण आ रही होगी उसमें जो कोण बनेगा उस माध्यम में, उसको साइन के साथ ऊपर लेना है, और जिस माध्यम में प्रवेश कर रही होगी उसका कोण लेना है साइन के साथ में, पर उसको नीचे लिखना है, डिनोमिनेटर में उसको लिखना है। ध्यान रहेगा, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर आप सबको याद रखनी ही पड़ेंगी। फिर से सुन लीजिए, अपवर्तनांक के बारे में बहुत महत्व रखता है कि प्रकाश किरण आ कहां से रही है और जा कहां पर रही है। अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, पहले माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, तो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा और किसका होगा? पहले से आई दूसरे में प्रवेश कर गई, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, μ2 से लिखेंगे। स्नेल का नियम लगाने के लिए आपतन और अपवर्तन कोण में से किसकी ज्या ऊपर लिखी जाएगी? आंसर है उसकी ज्या ऊपर लिखी जाएगी जिधर से प्रकाश किरण आ रही होगी। या किस माध्यम से प्रकाश किरण आई है? इधर से। इधर कोण क्या बना हुआ है? आई, तो साइन के साथ आई लिखेंगे ऊपर, और जहां प्रवेश कर रही है उसके कोण के साथ साइन लेके उसको नीचे लिखेंगे। याद रहेगा ये आपको, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्नेल का लॉ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी μ2 के बारे में बहुत डिटेल में हम यहां आपको बता चुके हैं पूरी बात, ठीक। इसी में एक आता था उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, अपवर्तनांक से रिलेटेड है, तथा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर दो मीडियम है, दो माध्यम है, तो दो माध्यमों के लिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या लिखते हैं हम? μ21 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ12। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसी को हम एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम ऐसा कर देते हैं कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लेते हैं, फिर दूसरे के सापेक्ष पहले का ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, फिर ठीक रहेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी 3 मीडियम्स के लिए भी आपका लगेगा। उस पर क्या लगेगा? आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर हम उसको बताते हैं कि 3 मीडियम्स के लिए क्या लगेगा। नोट करिए जल्दी से। 3 माध्यमों के लिए अगर रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आप देखेंगे रिफ्रैक्शन में, तो वो आपको क्या मिलेगा? वो 3 माध्यम आप कोई भी ले लीजिए, जैसे बाई चांस मैं ले लेता हूं एयर, फिर यहां पर वाटर और फिर यहां पर ग्लास, ऐसे ले लेते हैं। इन 3 मीडियम्स में अगर आप देखेंगे तो एयर के सापेक्ष वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और फिर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। सॉरी, ये म्यू। लास्ट में क्या लेना है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक।
ये देखिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आ जाएगा 1। फिर से आप देखिए अगर 3 मीडियम है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि म्यू डब्ल्यू ए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दूसरा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा फिर ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए जी। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1, जैसे अभी 2 माध्यमों का देखा था आपने। अब इनमें से बाई चांस आपको यह पता लगाना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप ये कैसे करोगे, ये दोनों उधर भेजने पड़ेंगे आपको, ये गुणा में है दोनों भाग में जाएंगे, तो म्यू डब्ल्यू ए इंटू ये हो जाएगा म्यू ए जी। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, म्यू जी डब्ल्यू हम यहां लिखे दे रहे हैं, म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ये म्यू 1 अपॉन म्यू ए जी, 1 अपॉन म्यू ए जी क्या बन जाएगा, अभी वहां पर दिखाया मैंने करके कि अगर 1 अपॉन म्यू ए जी है तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू जी ए अपॉन ये बना रहने दीजिए म्यू डब्ल्यू ए। ये देखिए हम आपको बताना चाहते थे, ये मेन रिजल्ट इसका है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक करना पड़ेगा। और यहां पर भी वही रूल है, जो पहले है वो ऊपर है और जो बाद में है सॉरी वो नीचे यहां पर आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस फॉर्मूले की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आया करते हैं आपके, इसलिए इसको अच्छे से याद करिए ताकि आप इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप सॉल्व कर सकें। समझ आ गया ये आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखना है आपको। ओके, ये हमने स्नेल्स लॉ कर लिया और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी पढ़ लिया। इसके बाद आएंगे क्रांतिक कोण वगैरह पे, या अपवर्तन के कुछ एप्लीकेशन रहे हैं, पहले उनको देख लीजिए। अपवर्तन के एप्लीकेशन में एक हमने पढ़ा था कि अगर हम एक पानी से भरी एक टंकी की बॉटम में कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है, जितनी वास्तविक गहराई होती है आभासी गहराई उसकी तुलना में थोड़ी सी कम रहती है। तो उसका एक फॉर्मूला था, ये मैं फिगर यहां पर बना के आपको समझा देता हूं। अपवर्तन से रिलेटेड, ये बाई चांस इस पे कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है। जब द्रव भरा हुआ है और इसका जो अपवर्तनांक है, द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक हमने मान लिया n है। जो भी लिक्विड भरा है, वाटर है, ग्लिसरीन है, जो भी भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, तो उसका अपवर्तनांक कितना है n के बराबर। और इसकी बॉटम में एक ये वस्तु पड़ी हुई है कोई, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं जब ऊपर से इसको, तो ये ऑब्जेक्ट रियल में हमको यहां नहीं दिखाई देता बल्कि थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। किस वजह से? अपवर्तन के कारण। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जहां से पानी भरा हुआ है टोटल यहां तक की जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं वास्तविक गहराई, और जहां से पानी भरा या लिक्विड भरा यहां से यहां तक की जो हाइट होती है ये होती है बेटा आभासी गहराई। तो यहां पर जो h है ये है वस्तु की वास्तविक गहराई, वस्तु की वास्तविक गहराई, और h जो है ये होगी आभासी गहराई, ठीक है ना। अच्छा, अब अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध क्या है? तो एक रिलेशन होता है n इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई।
अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ अपॉन आभासी गहराई, एपेरेंट डेप्थ। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहां पर यूज करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा यहां पर है, ठीक है ना, और ऊपर से जब हम देखते हैं तो दिखता यहां पर है हमको, इसका मतलब है विस्थापन कितना। एक्चुअल में ये यहां रखा हुआ है और अगर यहां दिखता है आपको, इसका मतलब है इतना इसमें क्या आ गया है, विस्थापन। इसको आप बोल सकते हैं विस्थापन। ये विस्थापन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये पूरी हाइट h में से ये स्मॉल h माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, बुआ, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लिया करेंगे अगर कभी पूछा जाता है तो ये हो गया अपवर्तन का एक अनुप्रयोग। इसी में एक अनुप्रयोग आपने पढ़ा था, स्लैब जब रखते हैं तो पार्श्विक विस्थापन हो जाता है उसका, प्रकाश किरण का। तो ग्लास स्लैब में आपने देखा था कि अगर हम ये स्लैब ऐसे रख दें और प्रकाश की किरण के रास्ते पर अगर ये स्लैब आ जाएगी, स्लैब की टोटल मोटाई मानी थी हमने T के बराबर, थिकनेस। यहां पर हमने एक अभिलंब बनाया, यहां से प्रकाश किरण ऐसे गई एयर से, वायु से, क्योंकि कांच में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुकी। इसके बाद फिर जब ये कांच से एयर में निकली तो अभिलंब से दूर हट गई। एक्चुअली ये वाली लाइट रे और वो वाली लाइट रे जो निकली है, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में, एयर में, इसलिए दोनों आपस में समांतर होती हैं। अब इसको अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये और ये लाइन दोनों पैरेलल आती हैं। पता ये चलता है कि प्रकाश किरण जब गई थी तो इस रास्ते में जा रही थी, पर जब निकली है तो डायरेक्शन नहीं उसने बदला है, पर ऐसे शिफ्ट हो गई है। तो ये जितना ऐसे इधर आ जाती है इसको हम बोलते हैं लैटेरल शिफ्ट। लैटेरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन को हमने कैलकुलेट किया था, पार्श्विक विस्थापन। इसमें कुछ सिंबल मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया T स्लैब की मोटाई है, I आपतन कोण है, R यहां पर अपवर्तन कोण है, ठीक। और जितना एंगल यहां बनता है उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट की रे ऐसे निकल जाती है, और वही एंगल R यहां पर भी बनता है, एक अंतर कोण। पार्श्विक विस्थापन को हमें लगता है D से लिखा गया होगा, और D की वैल्यू आई थी T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। ये पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला आता है, तो अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये अपवर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अभी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए, अभी हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला रहा है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से आप इसे। क्रांतिक कोण से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपके होते हैं। जैसे सबसे पहले तो क्रांतिक कोण कहेंगे किसको, आपको याद होगा। मैं आपको यहाँ फिगर बना के एक नॉर्मल ऐसे ज़्यादा गहराई से उसको आपको अगर देखना है तो आप जो क्लास पढ़ाई गई है उस समय आप देख सकते हैं। ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करता है। इसके नीचे डेंसर मीडियम है और इसके ऊपर रेयरर मीडियम है। ये सघन माध्यम है और ये माध्यम जो आप देख रहे हैं ये एक विरल माध्यम है, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। अब
सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण होता है कि अगर उस आपतन कोण पर हम प्रकाश किरण को भेजेंगे, इतने आपतन कोण पर, तो जो प्रकाश किरण यहां जाती है वो इस इंटरफेस के साथ साथ ऐसे चली जाती है, ऐसे निकल जाती है। कहने का मतलब यूं कि ये आपतन कोण है I और ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण R। पर सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो एक ऐसा पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, आपतन कोण आता है, जिस आपतन कोण के लिए या जिस आपतन कोण पर अगर हम प्रकाश किरण को भेजते हैं ना, तो वो अपवर्तन कोण उसका आपको पूरा 90 डिग्री का मिल जाता है। लगातार उसको दूर हटना है तो दूर हटते 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 ये ऐसे आ जाता है। उसके बाद अगर हम और एंगल बढ़ा के डालेंगे तो वो ऐसे परावर्तन के नियमों का पालन करना शुरू कर देगी। तो सघन माध्यम में ये वाला आपतन कोण, जिस आपतन कोण के लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाता है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। इस आपतन कोण को हम बोलने लगते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं C से। अब इसमें ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। अगर यहां पर हम थोड़ा सा सावधानी से देखें तो आप पाएंगे कि अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ कंडीशंस देखेंगे हम लोग। जैसे देखेंगे म्यू आर डी, क्या बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, सघन माध्यम का कि विरल माध्यम का? विरल माध्यम का। किसके सापेक्ष? सघन माध्यम के सापेक्ष। देखिए डेंसर डी, रेयरर आर। आप चाहें तो कैपिटल से लिख सकते हैं दोनों को आप, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब यहां पर हम बोलेंगे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। आप निकाल के देखिए सूत्र। इधर से प्रकाश किरण जा रही है, सघन से जा रही, विरल में जा रही ना, तो सघन के सापेक्ष विरल का हमने लिया हुआ है। सघन से जा रही है और विरल में प्रवेश कर रही है, इसीलिए हमने सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक लिया है। इस नए के नियम के मुताबिक क्या लिखना चाहिए मुझे यहां पर ऊपर? साइन आर लिखना चाहिए कि साइन आई लिखना चाहिए? फिर से वही बात आएगी कि प्रकाश किरण जा किधर से रही है? सघन से, और प्रवेश कहां कर रही? विरल में। तो जिधर से जा रही वो ऊपर लिखिए, उसके साथ उसका कोण साइन के साथ ऊपर लिखिए, और जहां प्रवेश करिए उसका कोण साइन के साथ नीचे लिखिए। इसका कोण साइन के साथ ऊपर लिखिए, साइन सी अपॉन साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन सी, ठीक है ना। तो जब सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक होगा तो उसका फॉर्मूला साइन सी आएगा। लेकिन अगर ये विरल के सापेक्ष सघन का हम पूछेंगे, म्यू डी आर अगर पूछेंगे, तो यही फॉर्मूला बहुआ बन जाएगा फिर आपका 1 अपॉन साइन सी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। या इसी को आप लिख सकते हैं कॉसेक सी। इन ट्रिग्नोमेट्री 1 अपॉन साइन सी विल बी इक्वल टू कॉसेक सी। पर याद रहे साइन सी अगर है तो उसके इक्वल में क्या होगा, और 1 अपॉन साइन सी है तो उसके इक्वल में क्या होगा। अब विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक ना, इसी को बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। ये सघन का अपवर्तनांक सघन है और ये विरल है। तो कभी भी अगर विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक आप निकाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर आप सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक ले रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको? अच्छा, इसी में एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये एक मीडियम है, कोई भी माध्यम हो सकता है। दिस मे बी वाटर, ग्लास, ऑयल, ग्लिसरीन, कोई भी मीडियम हो सकता है। और यहां पर मैंने मान लिया कि ये क्या है? एयर है या वैक्यूम है। उस वक्त अगर ये क्रांतिक कोण ये आएगा तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। उस समय
एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम मीडियम का अपवर्तनांक निकालेंगे, म्यू फॉर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वैल्यू क्या आएगी बताइए? साइन सी लिखें, कॉसेक सी लिखें, क्या लिखें? एयर के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ले रहे हैं, विरल के सापेक्ष सघन का ले रहे हैं, और जब विरल के सापेक्ष सघन का लेते हैं तो 1/sin c, और यहां पर विरल एयर है, सघन में ये माध्यम है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या चीज है? ये माध्यम का अपवर्तनांक है। अगर माध्यम का अपवर्तनांक हम n मान लें तो यहां पर क्या ले सकते हैं? n इज इक्वल टू 1/sin c। तो क्रांतिक कोण जब होगा, बनेगा, तो उसमें एक माध्यम हमेशा विरल रहा करेगा और दूसरा माध्यम हमेशा कैसा रहेगा? सघन। तो अगर आपको माध्यम का अपवर्तनांक मालूम है तो सीधे आप 1/sin c फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रांतिक कोण से रिलेटेड फॉर्मूला है और उसमें आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, क्रांतिक कोण से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, उनके एप्लीकेशंस जो हैं। अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग आपको शायद बताया गया होगा, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, देख लीजिए इसको, मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर ये ऐसे नदी है, ठीक है। अब नदी में बहुत सारा पानी ऐसे भरा हुआ है, इधर भी है उधर भी है, और यहां बीच में कहीं पर एक मछली है। ये मैंने मान लिया कि ये एक फिश है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर क्या होगा? ये इंटरफेस है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे पूरा वाटर है और बेटा इसके ऊपर पूरा क्या है? एयर है। तो इसके नीचे वाटर है और इसके ऊपर पूरा एयर भरी हुई है। अब मछली जब देखती है तो एक्चुअली क्या होता है, ये तो सीधी लाइन अगर हम इससे मिलाएं तो ये ऐसे आ जाएगी। जब मछली ऐसा ऊपर की तरफ देखेगी तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मछली ऐसे यहां देख सकती है। यहां अगर कोई है तो मछली को वो दिख जाएगा, यहां पर अगर कोई है तो दिख जाएगा, यहां पर कोई है तो दिख जाएगा। पर कुछ दूर बाद और चले जाएंगे तो देखो पानी ट्रांसपेरेंट है पर यहां की चीज मछली को नहीं दिखती। ऐसे इधर भी उतनी दूरी पर आ जाएंगे तो यहां ऊपर जो चीज होगी वो मछली को नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब मछली देखती है तो प्रकाश की किरणें अगर हम बना के आपको दिखाएंगे तो वो कैसी बनेंगी? यहां से बाई चांस से प्रकाश की किरण ऐसे गई, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको। ये एक लाइट रे गई, जब यहां पर एक लाइट रे ऐसे गई तो ये सघन से विरल में जाना चाहती कि विरल से सघन में जाना चाहती है? सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो ऐसे गई, जाने का रास्ता ये है, पर ऐसे हट गई दूर, और उसको यहां पर जो भी व्यक्ति है या कोई भी है, कोई ऐसा पक्षी है जो मछली को खाता है, देख लेगी और वो दूर चली जाएगी। तो ये इसको दिख जाता है यहां पर। ठीक है, थोड़ा और इधर अगर लाते हैं, एक प्रकाश किरण इस वाली को जरा ध्यान दीजिए, यहां अभिलंब बनाइए। इसका आपतन कोण की तुलना में यह आपतन कोण कैसा हो गया? बड़ा हो गया। और अगर आपतन कोण बड़ा हो गया तो अपवर्तन कोण और बड़ा होगा, क्योंकि दूर हटना है उसको। तो अभी ये इतना हटी थी, अब ये इतना दूर हट जाएगी, तो यहां की चीजें भी उसको क्या हो जाएंगी? दिख जाएंगी। लेकिन अगर सोचिए, थोड़ा सा और इधर की बात करते हैं, यहां की बात करिए, यहां पर अभिलंब बनाइए। अब आपतन कोण पहले की तुलना में क्या हो गया? और बड़ा हो गया। और हो सकता है यह आपतन कोण इतना बड़ा हो गया कि जब अपवर्तन कोण बनेगा तो किरण और हटेगी, और हटेगी तो ये ऐसे ही किरण चली जाएगी। अब उसके आगे एक बिंदु भी आप इधर जाएंगे तो प्रकाश किरण का क्या होने लगेगा? परावर्तन, और ये वापस आ जाएगी। इसका मतलब यहां के आगे अगर आप देखें
तो यहां के बाद यहां की चीज, यहां की चीज, यहां की चीज, यहां जो भी ऊपर खड़ा होगा वो मछली को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश किरणें जाएंगी तो पर पार नहीं हो रही है ना। अगर यहां से पार नहीं जा रही है तो वहां के अंदर भी तो नहीं आ रही होंगी। तो यहां अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो मछली को नहीं दिखाई देगा। यहां कोई ऐसा कौवा है, कोई भी पक्षी है जो मछली खा लेता है, वो उस मछली को दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी अभी ये पॉइंट इधर लेते हैं तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना शुरू, यहां पर क्रांति कोण बन गया। देखो ये कौन सा कोण आ गया होगा, क्रांति कोण। तो तभी तो अपवर्तन कोण कितने का बन चुका है, 90 डिग्री। अब थोड़ा सा भी बेटा अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, वापस पानी में ही लौट आएगी, मतलब किरण पार करके जाएगी ही नहीं। अगर माध्यम पार ही नहीं होगा तो मछली को बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देगी। तो मछली को यहां से लेकर यहां तक ही दिखाई देगा। बियॉन्ड दिस पॉइंट फिश कैन नॉट सी, देख ही नहीं सकती उसके बाद का हिस्सा। यही चीज इधर भी होती है, इधर भी यही चीज आएगी। यहां पर यही चीज इधर बनेगी कि यहां तक आएगी। ये प्रकाश किरण जो इस तरीके से यहां पर होगी, इसका आपतन कोण इतना ज्यादा होगा कि ये ऐसे निकल जाएगी। और उसके आगे यहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई बर्ड है जो मछली खाती, तो वो मछली को नहीं दिखती फिर। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले पॉइंट को हम लेते भी और ये किरण ऐसे मिलाएंगे तो ये वापस लौट आएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू हो जाएगा और प्रकाश किरण ऊपर जाएगी ही नहीं। जब माध्यम बदला ही नहीं उसने तो दूसरे माध्यम में जो चीजें रखी उसको दिखेंगे ही नहीं फिलहाल, इसलिए मछली को उसके आगे की चीजें नहीं दिखती हैं। अब ये तो नदी है, नदी में यहां पर एक मछली है, हम देख रहे हैं ऊपर इतनी दूर तक पानी भरा हुआ है। पानी में यहां के बाद मछली नहीं देख पाती किसी चीज को, यहां के बाद नहीं देख सकती, इधर यहां के बाद नहीं दिखता, यहां के बाद नहीं दिखता। तो ये पूरा क्या बन गया, एक वृत्ताकार आकृति बन गई है। तो मछली को पूरी की पूरी दुनिया केवल एक वृत्त में दिखती है, उसको उस वृत्त के बाहर की जो दुनिया है वो मछली नहीं देख पाती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, द वर्ल्ड सीन बाय द फिश। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ पा रही है? आ रही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर आधारित जो सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे। बेशक क्या सवाल बनते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने एरिया में मछली को दुनिया दिख सकती है, उसका क्षेत्रफल बताइए। कितने रेडियस के वृत्ताकार हिस्से पर मछली देख सकती है, उसकी त्रिज्या बताइए। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनेंगे और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये हम साफ कर देंगे और हम इस पर जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, वो हम आपको दिखाते हैं, उससे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तरीका समझ लिया है आपने। और अब हम एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये इंटरफेस है, इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे वाटर है, यहां पर ये फिश है, इधर इतनी दूर तक और इधर भी इतनी दूर तक मछली को दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद किरणें ऐसे पानी के तल के बिल्कुल समांतर चली जाती हैं, इस तरह से। ये अभिलंब हमने बना दिया है इस जगह। ये कोण उस समय कितना होगा, सी। ये एंगल भी उस समय कितना होगा, सी। यहां से अगर हम सीधे इसको मिलाएंगे तो ये एंगल बउआ कितना आएगा बताइए, सी के बराबर एकांतर कोण। और इधर से भी ये एंगल कितना आ जाएगा, सी। चलो एक साइड के एंगल की जरूरत है हमको, बाकी नहीं जरूरत है। ये मान लिया हमने कि जहां पर मछली है उसके ऊपर h हाइट तक पानी भरा हुआ है। ये h हाइट तक पानी भरा हुआ है। ये जो पानी भरा हुआ है इसका अपवर्तनांक हमने कितना मान लिया, n। इसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया कि n के बराबर है। तो अब आप देखें ये पूरा एक सर्कल बना होगा चारों तरफ, समझ रहे हैं। पानी में मछली अंदर है और यहां जो पानी भरा होगा
उसमें पूरा का पूरा ऐसा सर्कल में मछली देख पा रही होगी ऊपर की दुनिया। ये वो वृत्त मैंने बना दिया है इस पे। इस वृत्त की ये क्या हो जाएगी, रेडियस। ये उसकी हाइट है यहां से यहां तक। अगर इन्हें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पानी का अपवर्तनांक n है, तो आपको नहीं लगता कि n बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/sin c। तो sin c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/n। ये sin c की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये रेडियस है, ये हाइट है, हाइट बाई चांस हमको मालूम है कि पानी के लेवल से, पानी का जो ऊपर का तल है उससे कितने हाइट पर मछली इस समय मौजूद है। अगर ये हाइट हमको पता है h और हम r निकालना चाहते हैं तो h हमारे लिए नोन क्वांटिटी है, r हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है। अब आप बताइए, ऐसा कोई सूत्र इस त्रिभुज में लगाइए जो r बता दे h मालूम होने पर। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan c इज इक्वल टू r अपॉन h। देखो, tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, r अपॉन h। ये समझ आ गया। अब sin c हमको मालूम है, tan c हमको निकालना है। sin c मालूम होने पर tan c आप कैसे निकाल सकते हैं? tan c का सूत्र होगा sin c अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वेयर c। बताइए समझ आया कि नहीं? tan थीटा का सूत्र होगा sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan c बराबर sin c अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर c। अब जहां जहां sin c है वहां सब जगह 1/n लिखो भाई। 1/n √1 माइनस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन h। अगर आपको c वगैरह डायरेक्ट पता है तो सीधे r बराबर h tan c लगा दो, ये भी एक सूत्र है। रेडियस का एक फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू h tan c, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और नहीं तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई, आप सॉल्व करोगे, आप देखोगे ये n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर आया, फिर उस n स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये बन जाएगा 1/√n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन h। तो r बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन √n स्क्वायर माइनस 1। ये r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इससे आप ये निकाल सकते हो कि अंदर जो मछली पानी के h गहराई अंदर है वो कितने रेडियस के वृत्ताकार हिस्से पे दुनिया देख सकती है। इतने रेडियस के वृत्ताकार पार्ट में वो पूरे विश्व को देख सकती है। समझ रहे हैं? अब अगर हमको उस वृत्ताकार पार्ट की क्या पता चल गई, त्रिज्या, हम चाहें तो उस वृत्ताकार हिस्से का हम क्षेत्रफल भी मालूम कर सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र लगाओगे, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर करोगे तो h स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर माइनस 1। दिस विल बी द एरिया। उस हिस्से का एरिया होगा जितने हिस्से पर मछली विश्व को देख सकती है, दुनिया देख सकती है। वो समझ में नहीं आई बात आपको? और एक चीज, अगर मछली यहां उपस्थित आदमी को नहीं देख सकती तो यहां उपस्थित आदमी भी फिर मछली को नहीं देख सकता। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये मछली को बचाती भी है कि अगर यहां पर कोई पक्षी है तो वो ये वाली मछली को नहीं देख पाएगा, नहीं तो वो तुरंत से उठा लेगा, उसको खा जाएगा। तो ये उसको बचा भी सकती है। देखो नेचर ने कितना बढ़िया बनाया है ये सब चीजें, है ना? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे। फिलहाल मैंने बताया आपको ताकि एक आइडिया मिल जाए। बाकी न्यूमेरिकल लगाते समय आप फिगर बना के भी कर सकते हो तो भी आपको आ जाएगा। वो फिगर बना के करोगे तो आएगा ही, वो तो बड़ी अच्छी चीज है। अब आप बताएं ये चीजें सब समझ आई कि नहीं आई आपको? अब तो मुझे लगता है सारे मतलब ये वाले काम हम लोगों ने कर लिए हैं, है ना? फॉर्मूला हमने बना लिए हैं।
अब हम तैयार हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर आधारित, ताकि आज बोहनी हो जाए और इसके बाद बाकी काम हम लोग कल करेंगे। ठीक है, हटा दिया जाए इसको, नोट कर लिए जल्दी से आप इसे। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, लिखा है वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। मतलब प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है वायु में, और फिर वो एक मीडियम में प्रवेश करता है जिसका अपूर्णांक 1.5 के बराबर है। कहने का मतलब यूं बेटा कि जो प्रकाश किरण है वो कहां से कहां जा रही है, वायु से किसी विरल माध्यम में जा रही है। तो ऊपर कौन है, एयर, और यहां पर है वो मीडियम। ऐसा एक रफ फिगर बना लेने से हमको थोड़ी चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। वायु में उसकी तरंग दैर्ध्य, वायु में तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा इन एयर, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। आप इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 × 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा, क्योंकि 6000 × 10⁻⁻10 लिखोगे ना, फिर 3 जीरो से उसके -10 में 3 जुड़ेगा तो -7 बच जाएगा। ये एयर में लैम्डा निकल आएगा। माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है म्यू फॉर मीडियम। माध्यम का अपवर्तनांक आप याद करिए, अपवर्तनांक को अगर म्यू से आप लिखेंगे और ये मीडियम का है, तो प्रकाश किरण आ कहां से रही, एयर से, और जा कहां रही है, मीडियम में। तो म्यू फॉर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5। तो माध्यम में इसका वेग क्या होगा, इस मीडियम में इसका वेग क्या होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, दिस वी विल हैव टू फाइंड आउट। एयर में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आप तो जानते हैं c के बराबर होगी, दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई क्योंकि पहला माध्यम कौन सा, एयर, और एयर में प्रकाश की चाल दी गई है हमको। अब हमने पता क्या लगाना है, माध्यम में इसका वेग, माध्यम में वेग पता लगाना है, और आवृत्ति पता लगानी है भैया। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। एन आवृत्ति से एन को, आवृत्ति को एन से प्रदर्शित कर लेते हैं, और एन का मान हमको पता लगाना है। ठीक है ना, ओके। अब बताइए, है कोई फॉर्मूला आपके पास जो ये वैल्यू निकलवा सके? आप खुद सोचिए और बताइए हमको। आप फॉर्मूला लगाइए, म्यू फॉर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। वेग के पदों में फॉर्मूला बताइए क्या लिखा जाए, कहां पर वेग अंश में लिखे और किस माध्यम में वेग हर में लिखे। प्रकाश किरण आ कहां से रही है, एयर से, तो वायु में प्रकाश का वेग ऊपर लिखा जाए और माध्यम में प्रकाश का वेग नीचे लिखा जाए। इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, 1.5। एयर में 3 × 10⁸ और मीडियम में Vm। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर भेज दो, अरे सीधे काट दो, 1.5 दूना 3, ये 1.5 है 1.5, और ये 3, तो 1.5 दूना कितना हो गया 3। तो Vm वेलोसिटी इन द मीडियम विल बी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और इसकी तुलना में ये देखो, सघन माध्यम में किसका, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल भी देखो कम हो गई है। यहां 3 × 10⁸ थी, तो यहां 2 × 10⁸ बची हुई है। ये तो चाल आ गई। दूसरा, माध्यम में आवृत्ति पता लगानी है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति का वैसे फॉर्मूला होता है, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, माध्यम में आवृत्ति, आवृत्ति तो बदलती नहीं है अपवर्तन की क्रिया में, तो आप आवृत्ति चाहे माध्यम में निकालो चाहे वायु में, आएंगी तो दोनों बराबर ही ना। तो माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति बराबर वायु में प्रकाश की आवृत्ति, वायु में प्रकाश की आवृत्ति। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आवृत्ति के लिए बउआ हमको जो फॉर्मूला चाहिए
n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। आवृत्ति के लिए वेग चाहिए और तरंग दैर्ध्य चाहिए। तो अगर माध्यम में हम प्रकाश की आवृत्ति निकालने जाएंगे तो माध्यम में प्रकाश का वेग चाहिए और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य चाहिए। अब माध्यम में प्रकाश का वेग तो हमें पता है, पर माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमको नहीं पता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। रही बात वायु की, तो वायु में प्रकाश का वेग भी मालूम है और वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी पता है हमको, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और हम ये भी जानते हैं कि आवृत्ति बदलती है नहीं, तो जो आवृत्ति माध्यम में होगी वही कहां पर होगी? वायु में। तो आप निकाल लीजिए, आवृत्ति तो सेम आएगी ना। आवृत्ति कैसे निकालेंगे? वायु में प्रकाश की आवृत्ति, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। वायु में प्रकाश की चाल c, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा a। c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा a 6 इंटू 10 टू द पावर -7, 6 इंटू 10 टू द पावर -7। इससे डिवाइड करोगे 6 5 30, ये ऊपर जाएगा 15 हो जाएगा जुड़ करके। बउआ ये जुड़ के 15 हो जाएगा और 15 में से एक जीरो इसको दिलवाओ ताकि इसका बेचारे का दशमलव तो हटे। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 और ये आवृत्ति का यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। इसका मतलब है प्रकाश की जो आवृत्ति होगी दैट विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी। अब अगर ये आवृत्ति वायु में प्रकाश की है तो यही आवृत्ति माध्यम में भी प्रकाश की आएगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इन द एक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की क्रिया में प्रकाश का अगर नहीं बदलता तो वो क्या है? आवृत्ति नहीं बदलती। तो आवृत्ति आप मीडियम से निकालिए, एयर से निकालिए, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी मीडियम। आवृत्ति नहीं बदलेगी अगर लाइट की रे वही जा रही है तो। अब आप ये बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये आया? तो आज हम लोग इतने ही न्यूमेरिकल रखेंगे, आगे और भी लगाएंगे पर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप जो फॉर्मूले हमने बताए हैं आपको उन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करिए, उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड ही आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।